हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस महीने में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग दूसरी क्लास शुरू करेंगे। जो हम लोग का कल शुरू हुआ था, इतिहास से शुरू किए थे हम लोग, और टॉपिक था यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। तो उसी में हम लोग आज आगे देखेंगे। यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन हम लोग शुरू किए थे। चलिए, तो इसमें हम लोग शुरू किए थे। यहाँ से थोड़ा सा पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास। ये हमारा यूरोप था और ये हमारा भारत है, दक्षिण वाला भाग है भारत का। तो कल हम लोग पढ़े थे कि कैसे स्टार्ट हुआ था, यानी कस्तुनतुनिया का कैसे पतन हुआ था, तुर्कों का अधिकार हो जाता है। इसके बाद ये रास्ता क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये लोग दूसरा मतलब भौगोलिक खोज होती है और अपना ये लोग नया मार्ग को नया विकल्प तलाश करते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू किए थे। यहाँ पर पुर्तगाल है और यहाँ से एक यात्री चलता है जिसका नाम है वास्को डी गामा, और यहाँ पर अब्दुल मानिद की सहायता से वो कहाँ पहुंचता है, वो कालीकट पहुंचता है। और यहाँ के राजा जोमोरिन थे। जोमोरिन वास्को डी गामा का यहाँ पर स्वागत करते हैं। स्वागत करने का कारण ये भी था कि यहाँ से पहले अरब व्यापारी रहा करते थे, यहाँ से व्यापार किया करते थे, जिससे जोमोरिन उनसे बहुत नाराज हो गए थे क्योंकि वो लूटपाट भी किया करते थे। इसीलिए वो जोमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। और जब वास्को डी गामा यहाँ से व्यापार करके जाता है तो जितना उसका टोटल खर्चा लगा था सब काटकर उसको 60 गुना का फायदा होता है। ठीक है, तो वास्को डी गामा 1498 में आया था। उसके बाद दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आया था। फिर दोबारा यहां से व्यापार करके गया, 60 गुना उसका मुनाफा हुआ। फिर दूसरी बार 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा यहाँ पर दोबारा यहाँ पर भारत आता है और फिर यहाँ से व्यापार करके वापस जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं ये कि दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया था, तो 1502 ईस्वी में। ये 1498 थोड़ा सा ये पुराना हो गया क्योंकि अब ये बड़े बड़े एग्जाम में नहीं पूछते। अब क्वेश्चन जो पूछता है ये पूछता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1502 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग कल समझ चुके थे। आज हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक डेट बहुत ही फेमस डेट है 1492। 1492 क्या है, उससे पहले हम लोग एक छोटी सी कहानी सुन ले। क्या होता है कि एक पति और पत्नी, यहाँ पर यूरोप में ही एक देश है जिसका नाम है स्पेन। तो स्पेन देश में एक पति और पत्नी समुद्र के किनारे टहल रहे थे। ठीक है, तो टहलते टहलते उनको एक बच्चा की रोने की आवाज आई। तो वो लोग बच्चे को उठा लेते हैं तो देखते हैं कि इसका मतलब कोई नहीं है, अकेला बच्चा रो रहा था। ठीक है, फिर उन लोगों को अपना बच्चा नहीं होता है तो उस बच्चे को वो लोग क्या करते हैं, पाल लेते हैं। और पालने के बाद अपने घर लाते हैं और पालने के बाद उसकी शिक्षा तो खैर अच्छा नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो बच्चा समुद्र के किनारे पला बढ़ा, तो इसीलिए उस मतलब कम उम्र में ही वो तैरना सीख गया। ठीक है, तो सीखने के बाद वो क्या करने लगा कि छोटी सी उम्र में 12 से 14 साल के एज में कहा जाता है कि वो अपनी नाव को समुद्र के बीच धारा में ले जाकर खेला करता था वो। तो उसको समुद्र से बहुत ही लगाव था। तो धीरे धीरे वो स्पेन के राजा के नजरों में आ गए, वो स्पेन के राजा के नजर में आ गया। तो स्पेन के राजा उसको बोले कि ठीक है, तुम भौगोलिक खोज पर निकल जाओ। तो वो लड़का क्या करता है कि भौगोलिक खोज पर वो आगे निकलता है और उस लड़का का नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। और ये बच्चा 1492 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए ये यहाँ से पुर्तगाल से निकलता है। ये अफ्रीका का तट है, ये अफ्रीका है ये। और ये व्यक्ति जब कोलंबस निकलता है तो यहाँ आकर वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है। वो अब उसको भी नहीं पता, जैसे कल हम लोग पढ़े थे हेनरी नेविगेटर, उसको भी नहीं पता चला था कि हमको इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। तो क्या रास्ता अपनाता है, वो वापस अपने देश लौट जाता है। लेकिन कोलंबस क्या करता है कि वो यहाँ आने के बाद उसको कुछ पता नहीं चलता है कि हमको आखिर जाना कहाँ है, इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। बेचारा वो बहुत ही कंफ्यूजन में रहता है। तो फिर वो कहाँ चला जाता है, वो यहाँ से वो इधर ना आकर वो सीधे यहाँ चला जाता है और सीधे वो अमेरिका पहुंच जाता है। वो अमेरिका में एक जगह है हैती, ठीक है, अमेरिका के बगल में है, तो हैती पहुंच जाता है।
और फिर वहां से वो अमेरिका पहुंचता है वो। और वहां पर सबसे पहली बात कि वहां पर जाकर देखता है तो वहां के लोग लाल लाल थे, मतलब उनका चेहरा रेड रेड कलर का था। तो उसको लगता है कि ओ यही इंडिया है, तो वो लोग नाम दे दिए, वो कोलंबस नाम दे दिया रेड इंडियन। तो इसीलिए आज भी अमेरिका के यानी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। और एक तरह से ये गलती से अमेरिका का खोज कोलंबस ने कर दिया था, ठीक है। फिर क्या होता है कि वहां से खोज करने के बाद ये वापस अपने देश आ जाता है और बोलता है कि मैंने भारत की खोज कर ली। और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने मृत्यु के मतलब मृत्यु तक उसको यही पता रहता है कि मैंने भारत की खोज कर ली है, लेकिन असल में वो भारत की खोज नहीं कर वो अमेरिका की खोज किया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यानी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, ठीक है। एक और यात्री है मैगलेन, मैगलन बोलते हैं जिसको। इसने क्या किया था कि पूरे विश्व का ये गोल गोल चक्कर लगा लिया था, ठीक है। तो इससे खैर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यही क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि पूरे विश्व का चक्कर किसने लगाया था, ये हो जाएगा मैगलेन। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज। चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, एक और डेट इंपॉर्टेंट है 1500। 1500 में एक है पेड्रो अल्वारेज केब्रोल। पेड्रो अल्वारेज केब्रोल ये द्वितीय पुर्तगाली अभियान था जो भारत आया था। तो यहां से क्वेश्चंस एमपीपीसीएस में पूछा गया है कि द्वितीय पुर्तगाली अभियान कौन था जो भारत आया था। तो इसका नाम है पेड्रो अल्वा केब्रोल, ठीक है। और इसने कहा जाता है कि पेड्रो अल्वा केब्रोल ने एक अरब जहाज को पकड़कर इसने जमोरीन को भेंट किया था, यानी गिफ्ट किया था। इससे जमोरीन खुश होकर, इस जहाज के भेंट से खुश होकर जमोरीन उसका बहुत बड़ा मतलब यहाँ से उसको फ्री ट्रेड, यानी जो कहा जाता है कि जमोरीन अपने सैनिकों को भी पेड्रो अल्वा केब्रोल के साथ यूरोप भेज दिया था, यानी पुर्तगाल भेज दिया था, ठीक है। तो ये गिफ्ट दिया था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक जहाज अरब वासियों से मतलब अरब से छीनकर, अरब जो व्यापारी थे उनसे छीनकर एक जहाज उसको क्या किया था, वो गिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो द्वितीय अभियान कौन था? पेड्रो अल्वारेज केब्रोल। ध्यान रखना है आप लोगों को। ये पहला वास्को डी गामा 1498 में आया था, फिर दोबारा 1502 में आता है, फिर उसके बाद पेड्रो अल्वारेज केब्रोल, इसका भी अभी मतलब ये भी अभियान के साथ आता है, पूरे मतलब सैनिकों के साथ आता है। लेकिन आने के बाद सबसे पहली बात वो जमोरीन के यहाँ जाता है, और उन्होंने अगले ही दिन क्या करता है कि जमोरीन को एक अरब का जहाज पकड़कर छीनकर जमोरीन को गिफ्ट कर देता है, जिससे जमोरीन बहुत खुश होता है, ठीक है। चलिए तो यहां तक हम लोग समझ गए। तो फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1498 में वास्को डी गामा आता है, फिर 1502 ईस्वी में आता है वास्को डी गामा, ये द्वितीय बार आता है। फिर एक और डेट याद रखिएगा 1492 कोलंबस, इन्होंने किसका खोज करता है? अमेरिका का खोज करता है, और वहां के निवासियों को क्या नाम देता है? रेड इंडियन। तो आज भी वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। फिर एक और है मैगलन, इसने क्या किया था? विश्व का चक्कर लगाया था, फिर अगला एक और डेट याद रखिएगा 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वा केब्रोल, इससे पहले मैं बता चुका हूं, इन्होंने क्या किया था कि अरब का जहाज पकड़कर जमोरीन को गिफ्ट किया था, और जिससे जमोरीन प्रसन्न होकर अपने बहुत सारे सैनिकों को इसके साथ भेज दिया था, ठीक है। तो इतना आप लोग थोड़ा सा इसको एक बार रिवीजन कर लेना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार आते हैं। चलिए तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ेंगे, पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन। इसमें हम लोग पढ़ना है, जो जो टॉपिक पढ़ना है उसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं। इसमें पहला टॉपिक पढ़ना है आगमन के कारण। पहला टॉपिक ये पढ़ना है, यानी पुर्तगालियों का आगमन में पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है पुर्तगालियों के आगमन के कारण। दूसरा टॉपिक है पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर, ये दूसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, पुर्तगाली गवर्नर। और तीसरा है पुर्तगालियों का भारत में योगदान, पुर्तगालियों का भारत में योगदान। और चौथा टॉपिक हम लोग का पढ़ना है पुर्तगालियों के पतन के कारण। पुर्तगालियों के पतन के कारण। तो यही हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आगमन के कारण। आखिर पुर्तगाली क्यों आए थे? तो कल मैं आप लोगों को बताया था कि सबसे पहली बात कि आगमन के कारण यही था, यानी व्यापार करना। आगमन का कारण क्या था? व्यापार करना। और वो भी किस चीज का? तो मसाले का। मसाले में कौन सा? तो काली मिर्च का, ठीक है। यानी उनका आगमन के कारण यही था, व्यापार था। और इस व्यापार में कौन सा? काली मिर्च या मसाले ऑप्शन पर है। और देखिए यहाँ से मेंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि पुर्तगालियों के आगमन का कारण को मतलब संक्षिप्त में उत्तर लिखे। तो इसको आप लोग हम थोड़ा सा वेरीफाई कर देते हैं और आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि पुर्तगाली जब भारत आते हैं तो आने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना होता है। वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार पर ही ध्यान देते हैं, और व्यापार में वो मसाले पर ध्यान देते हैं। क्योंकि आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि वास्को डी गामा जब पहली बार आता है तो वो यहाँ से मसाले लेकर ही जाता है, जिस पर उसको 60 गुना का फायदा होता है, ठीक है। तो आगमन के कारण उनका क्या था? व्यापार था, ठीक है। और एक तरह से इसमें आर्थिक था, यानी अपने फायदा चाहते थे, क्योंकि कोई भी आदमी व्यापार करेगा तो व्यापार में वो लाभ ही देखेगा, ठीक है, हानि कोई नहीं देखना चाहता है। दूसरा है पुर्तगाली गवर्नर। तो हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पुर्तगाली गवर्नर यानी कितने पुर्तगाली गवर्नर यहाँ पर भारत में बने। तो हम लोग शुरू करेंगे पुर्तगाली गवर्नर। हाँ, तो हेडिंग हम लोग डालते हैं यहाँ पर पुर्तगाली गवर्नर। पुर्तगाली गवर्नर में पहला है फ्रांसिस्को द अल्मोडा, फ्रांसिस्को द अल्मोडा, फ्रांसिस्को द अल्मोडा। इसका शासनकाल होता है 1505 से 1509, 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी। यानी अब क्या होता है कि यहाँ से जो यूरोप में ये देश जो पुर्तगाल है, अब यहाँ के राजा क्या करता है कि ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि भारत में गवर्नर स्थापित करेंगे, और गवर्नर की ही सहायता से क्या होगी, ये हम लोग यहाँ पर व्यापारिक कोठी स्थापित करेंगे, या भारत में जो भी व्यापार होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे? नजर रखेंगे। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि पुर्तगाली गवर्नर स्थापित करते हैं। और पहला गवर्नर है ये फ्रांसिस्को द अल्मोडा, जो 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक रहता है। तो सबसे पहले इसके बारे में इसमें पहला पॉइंट ये बनता है कि इसने शांत जल की नीति लाता है, शांत जल की नीति, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये हिंद महासागर पर, यानी जो हमारा ये हिंद महासागर हो गया, ये हिंद महासागर पर ये कब्जा करने के लिए लाया था, ये कि हिंद महासागर पर हमारा एक छत्र हो, यानी एक छत्र अधिकार हो, सिर्फ हम लोग व्यापार करें इसमें।
बाकी कोई भी देश को यहाँ से व्यापार करने की इजाजत नहीं थी। तो ये फ्रांसिस्को द अल्मोडा क्या लाया था, ये ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति, कि हम लोग हिंद महासागर के क्षेत्र में शांति से व्यापार करेंगे, कोई भी देश इसमें टांग नहीं अड़ाएगा। तो ये फ्रांसिस्को द अल्मोडा के द्वारा लाया गया था। उसके बाद क्या होता है कि 1508 ईस्वी में, दूसरा पॉइंट बनता है यहाँ से, 1508 ईस्वी में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 1508 ईस्वी में क्या होता है कि चौल का युद्ध होता है, चौल का युद्ध, जिसमें गुजरात, मिस्र और टर्की, टर्की जिसको हम लोग तुर्की भी कहते हैं, तुर्की, ये तीनों एक साथ होते हैं और अल्मोड़ा अकेले होता है। इसमें और अल्मोड़ा के बीच क्या होता है, युद्ध होता है 1508 ईस्वी में, चौल का युद्ध। और इस युद्ध में अल्मोड़ा का एक बेटा मारा जाता है और ये युद्ध अल्मोड़ा हार जाता है, ठीक है। ये तीनों एकजुट होते हैं, अल्मोड़ा अकेले होता है और इस युद्ध में अल्मोड़ा की हार होती है और इसका बेटा भी इस युद्ध में मारा जाता है। लेकिन अल्मोड़ा इससे हताश नहीं होता है। यही तो पुर्तगालियों का सबसे कारण था कि कोई भी अगर कितना भी युद्ध हार जाए लेकिन वो हताश नहीं होते थे। फिर उसके बाद अगले ही वर्ष 1509 ये दीव का युद्ध होता है, दीव का युद्ध। ये भी होता है इन तीनों के बीच, यानी अल्मोड़ा होते हैं, उसके बाद इसमें गुजरात प्लस मिस्र प्लस तुर्की। 1509 ईस्वी जो होता है दीव का युद्ध, इसमें अल्मोड़ा और गुजरात, मिस्र और तुर्की ये एकजुट रहते हैं, ये तीनों के बीच होता है। लेकिन इस युद्ध में क्या होती है कि अल्मोड़ा की जीत हो जाती है, इस युद्ध में अल्मोड़ा जीत जाता है और फिर से अपने हिंद महासागर का क्षेत्र पर एक अधिकार कर लेता है। अगर ये भी युद्ध अल्मोड़ा हार जाता तो पुर्तगाली यहाँ से पूरी तरीके से बोरिया बिस्तर बांधकर अपने देश चले जाते, ठीक है। तो इससे यहाँ क्वेश्चंस बनता है, ये फ्रांसिस्को द अल्मोडा से ये बनता है शांत जल की नीति लाया था। दूसरा है चौल का युद्ध, जिसमें गुजरात, मिस्र, तुर्की और अल्मोड़ा अकेले लड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें हार होती है और इसकी मतलब जो बेटा होता है उसका इस युद्ध में हत्या हो जाती है। दूसरा युद्ध होता है 1509 ईस्वी में, ये दीव का युद्ध है। इसमें अल्मोड़ा और गुजरात, मिस्र और तुर्की, ये गुजरात, मिस्र और तुर्की क्या होते हैं, एकजुट होते हैं और इस युद्ध में क्या होती है कि अल्मोड़ा की जीत हो जाती है और फिर से ये क्या करता है कि हिंद महासागर के क्षेत्र पर ये एक अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रांसिस्को द अल्मोडा से इतना क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगला गवर्नर जनरल जो आता है वो होता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं, प्री में हमेशा यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो दूसरा गवर्नर जनरल जो होता है वो अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क, इसका रहता है डेट, इसका रहता है 1509 से 1515, ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क इसका इसका जो डेट होता है ये 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक। इसे पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। और इसने अपनी राजधानी जो थी ये कोचीन को बनाता है, राजधानी जो है ये इसने अपनी राजधानी कोचीन को बनाता है, ठीक है। यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अल्फांसो दी अल्बुकर्क अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, कोचीन बनाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि देखिए थोड़ा सा हम लोग मैप से समझ लेते हैं इसके बारे में। ये भारत हो गया, ये ठीक है,
ये भारत, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपका, ये नीचे वाला क्षेत्र है, ये हिंद महासागर है ये। तो यहाँ गोवा है, ठीक है, गोवा। तो 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को क्या किया था, इसने छीना था, यानी गोवा पर इसने जीत प्राप्त की थी 1510 ईस्वी में। दूसरा है 1511 ईस्वी। यहां देखिएगा, थोड़ा सा मैप से समझिएगा, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ये दिमाग में बैठ जाता है। 1511 ईस्वी में एक दक्षिण पूर्व एशिया का मंडी है मलक्का, इसने मलक्का पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। तो पहला है 1510, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनता है। दूसरा है 1511, जो दक्षिण पूर्वी एशिया का एक मंडी है मलक्का, उस पर 1511 ईस्वी में अधिकार कर लेता है। और तीसरा है 1515, यह है होर्मुज, होर्मुज, यह है फारस की खाड़ी, होर्मुज यहाँ पर है फारस की खाड़ी। यहाँ पर 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी होर्मुज पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। इसका तीन है, 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनता है। 1511 में जो दक्षिण पूर्व एशिया का देश है मलक्का, यहाँ पर अधिकार कर लेता है। और ये होर्मुज 1515 ईस्वी में होर्मुज पर इसने क्या करता है, अधिकार कर लेता है। तीसरा पॉइंट अल्फांसो दी अल्बुकर्क से यह है कि इसने अपने सैनिकों को भारतीय स्त्रियों से ब्याह करने का आदेश दिया था, यानी शादी करने का। क्यों? इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि वह भारत को पूरा का पूरा ईसाई बनाना चाहता था, यानी भारत को ईसाई में परिवर्तित करना चाहता था। तो भारतीय स्त्री को, अपने सैनिकों को भारतीय स्त्रियों से विवाह, यानी अपने सैनिकों को क्या करता है कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का आदेश देता है कि आप लोग भारतीय स्त्री से विवाह कीजिए, उससे जो भी बच्चा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ईसाई बनाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग पूरे भारत को ईसाई में परिवर्तित कर देंगे। तो ये इसकी चाहत थी कि हम लोग इसको ऐसे करें, लेकिन खैर जितना ये चाहता था उतना हो नहीं पाता है। एक और बात इसमें, ये ऐसा शासक था जो मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करता था, ठीक है, इतना ज्यादा नफरत करता था कि कहा जाता है कि कम से कम इसके बारे में कहानी प्रचलित है कि एक बार क्या होता है कि कम से कम 600 से 700 मुसलमानों को एक गोला, मतलब जो बारूद होता है ना, जिससे गोला बारूद है, उसमें उसके मुंह पर उसको छोड़ देता है और वहां से कहा जाता है कि पूरा आग लगा देता है, जिससे कम से कम 600 से 650 मुसलमानों की उसमें हत्या हो जाती है, जिससे मुसलमान इसके प्रति काफी नफरत के भाव से देखा करते थे। और दूसरी बात, ये लड़ाना चाहता था, यानी भारत में जो मुसलमानों का जो दंगा होता है ना, वो दंगा कराने का कारण यही था। लेकिन खैर दंगा अभी एक भी हुआ नहीं था, बट इसकी मंशा यही थी। अगला इसमें है ये है कि दूसरी बात, इसमें एक और पॉइंट बनता है कि इन्होंने, यानी अल्फांसो द अल्बुकर्क ने भारत में सती प्रथा बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन कुछ ही वर्षों तक हुआ, जब तक ये जीवित रहा। उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद फिर वो सती प्रथा पुनः बहाल हो गया, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी बनता है कि सती प्रथा का, यानी सती प्रथा बंद करने का आदेश दिया था, ठीक है। चौथा एक पॉइंट है इसमें, कार्टेज आर्मेडा काफिला, कार्टेज आर्मेडा काफिला, कार्टेज आर्मेडा काफिला। कार्टेज का मतलब होता है परमिट, और आर्मेडा का मतलब होता है फोर्स, फोर्स या आर्मी, और काफिला का मतलब होता है सैनिकों का जहाज।
यानी कार्टेज आर्मेडा काफिला इन्होंने लाया था। कार्टेज मतलब परमिट, आर्मेडा मतलब आर्मी और काफिला मतलब सैनिकों का जहाज। तो क्या होता था कि हिंद महासागर पर जब अल्फांसो द अल्बुकर्क जब गवर्नर बनता है तो हिंद महासागर पर ये कार्टेज आर्मेडा काफिला लाता है। यानी कोई भी व्यापार है, मतलब कोई भी व्यापारी है जब यहाँ से व्यापार करने जाएंगे तो सबसे पहले कार्टेज लगेगा। कार्टेज का मतलब होता है कि आपको हमसे परमिट लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात आर्मेडा, यानी आप हमसे मतलब व्यापार करने आ रहे हैं तो सबसे पहले हमसे परमिट लीजिए। कोई भी देश हो, चाहे भारतीय ही क्यों ना हो, भारत हो, अरब हो, या जितने भी यहाँ से व्यापारी हो, गुजराती हो, तो सबसे पहली बात ये क्या करता था, ये परमिट। दूसरी बात आर्मेडा, यानी आप जब यहाँ से आएंगे तो आपकी सुरक्षा कौन देगा, आपकी सुरक्षा मैं दूंगा। यानी हमारी आर्मी, मैं का मतलब मैं नहीं, यानी अल्फांसो द अल्बुकर्क, यानी आपको आर्मी कौन देगा, तो अल्बुकर्क देगा। दूसरी बात। तीसरी बात काफिला, यानी आप अपने जो भी जहाज लाएंगे उसको, जहाज को, आपका जहाज यहीं पर रख लिया जाएगा और जो भी जहाज आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर पहले चेक इन होगा आपका जहाज में, मतलब चेक किया जाएगा कि कहीं तो आप गोला बारूद नहीं लाए हैं। उसके बाद जैसे ही जहाज आपका यहाँ पर जाएगा फिर यहाँ पर भी चेक होगा ये, ठीक है। यानी सैनिकों का, फिर सैनिकों का जो जहाज था उसका, सैनिकों का जहाज जो था वो आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि यहाँ पर अल्फांसो द अल्बुकर्क अपना क्या किया था, यानी अपना यहाँ पर बेड़ा लगाया था जहाजों का। यानी जो भी आपका जहाज आएगा यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आकर आपका जहाज को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे वैसे ही करेंगे, और अपने सैनिक, जितने भी आपका सैनिक है वो सैनिक आपके जहाज पर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये तानाशाही वाली बात हुई। एक और बात थी कि कोई भी व्यापारी पुर्तगाली को छोड़कर, चाहे भारतीय हो, अरब हो, कोई भी व्यापारी हो, उनको काली मिर्च का व्यापार करने का आदेश नहीं था। और गोला बारूद, अपने जहाजों पर वो गोला बारूद नहीं ले जा सकते हैं। यानी दो चीज, काली मिर्च और एक है गोला बारूद, ये दो चीज पुर्तगालियों को छोड़कर और भी कोई व्यापारी इस व्यापार को नहीं कर सकता था। तो एक बात बताइए, जितने भी लोग यहाँ से आते थे, यूरोप से जितने भी लोग आते थे यहाँ से, तो वो व्यापार करने आते थे और मेन व्यापार उनका क्या था, काली मिर्च। लेकिन ये लोग इतना ज्यादा तंग कर दिया कि कोई भी व्यापारी यहाँ से आ रहा है उसको आप, पुर्तगाली ये कह रहे हैं कि आप लोग काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार नहीं करेंगे। इससे देख लगता है कि ये काफी तानाशाह हो गया था, ठीक है। इससे बहुत सारे व्यापारी रुष्ट हो गए थे, भारतीय व्यापारी भी बहुत सारे रुष्ट हो गए थे कि मतलब इतना भी तो खैर तानाशाही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कार्टेज आर्मेडा काफिला का मतलब समझ लिया आप लोग। फिर से एक बार देख लीजिए, कार्टेज आर्मेडा काफिला। कार्टेज मतलब परमिट, आर्मेडा मतलब आर्मी, और काफिला मतलब सैनिकों का जहाज। यानी आपको पहले हमसे परमिट लेनी पड़ेगी। अल्फांसो द अल्बुकर्क का ये जुबान था कि आप पहले हमसे परमिट लेंगे, फिर मैं जो आपका जो जहाजों का सुरक्षा होगा वो मैं दूंगा, और दूसरी बात सैनिकों का जो जहाज होगा वो उसको जब्त कर लिया जाएगा, और आप लोग जब व्यापार करके यहाँ से चलेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा आर्मी आपको यहाँ तक जाकर छोड़ देगा, ठीक है। और एक और बात, आप काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार नहीं कर सकते हैं, ये लगा दिया था ये अल्फांसो द अल्बुकर्क। इससे क्या होता है कि पुर्तगालियों से बहुत सारे व्यापारी और बहुत सारे देश रुष्ट हो गए थे, क्योंकि एक तरह से बहुत ज्यादा तानाशाही कर दिया था, ठीक है। खैर 1515 ईस्वी तक ही रहता है ये। 1515 ईस्वी में कहा जाता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एक बार ध्यान से समझ लिए ना, पहले यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को छीना था इसने, 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार किया था, फिर 1515 ईस्वी में हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया था ये। और इससे 4-5 पॉइंट बनते हैं, फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो द अल्बुकर्क को। इसने अपनी राजधानी को कोचिंग बनाया था, अपने सैनिकों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का आदेश दिया था, ठीक है। सती प्रथा बंद किया था, खैर ये बहुत दिनों तक नहीं चला था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कार्टेज आर्मेडा पद्धति, यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो आगे 71वीं बीपीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कार्टेज मतलब परमिट, आर्मेडा आर्मी, काफिला मतलब सैनिकों का जहाज। यानी पूरी तरीके से क्या किया था, वो हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है। चलिए
अब एक और गवर्नर जनरल जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक रहता है ये नीनो डी कुन्हा। ये 1529 से लेकर 1538 तक रहता है। चलिए, तो इसने सबसे पहले क्या किया था, 1530 ईस्वी में 1530 में इसने राजधानी को, अपनी राजधानी जो है कोचीन से कहाँ ले गया था, ये गोवा ले गया था। ठीक है, तब 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा अपनी राजधानी कोचीन से कहाँ ले गया था, गोवा स्थापित किया था। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या दरोगा में भी एक दो बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले बात इससे सेकेंड पॉइंट ये बनता है कि 1534 और 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 1534 ये हो गया, 1535 ये हो गया। 1535 1534 में इसने क्या करता है कि बेसिन पर अधिकार कर लेता है, बेसिन पर अधिकार। और 1535 ईस्वी में इसने दीव पर अधिकार कर लेता है, दीव पर अधिकार कर लेता है। नीनो डी कुन्हा का जो नीनो डी कुन्हा था, इसका ये जो गुजरात के शासक बहादुर शाह था, गुजरात के शासक बहादुर शाह से बेसिन के लिए इससे क्या होता है कि झगड़ा हो जाता है। ठीक है, और बहादुर शाह क्या करता है कि जो बेसिन क्षेत्र है उससे पुर्तगालियों से ये क्या करता है, झगड़ पड़ता है। और झगड़ा के बाद क्या होता है कि सुलह भी हो जाती है दोनों में। लेकिन क्या होता है कि आगे चलकर एक दीवार घेरने, मतलब जो बेसिन का जो क्षेत्र है उस पर एक दीवार बनाने के लिए दोनों के बीच, पुर्तगालियों और बहादुर शाह के बीच क्या होती है कि फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है। और कहा जाता है कि वही दीवार घेरने के चक्कर में बहादुर शाह होता है उसको समुद्र में गिर जाता है, और समुद्र में गिरने के कारण डूबकर मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह का। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि समुद्र में गिरने से मृत्यु किसकी हुई थी, तो गुजरात के शासक कौन था, बहादुर शाह। तो नीनो डी कुन्हा से ये क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, गोवा बनाई थी, और 1534 में बेसिन पर अधिकार किया था, और 1535 में दीव पर अधिकार किया था। और बेसिन का क्षेत्र को लेकर गुजरात के शासक बहादुर शाह से दोनों के बीच बकझक हो जाती है, फिर सुलह भी होता है। लेकिन एक दीवार, मतलब दीवार जो होता है ना, दीवार बनाने के लिए दोनों के बीच क्या होता है, बकझक में उसको वो समुद्र में, वहीं से क्या होता है कि समुद्र में गिर जाता है और गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि वो जो ये बहादुर शाह था वो अपने से समुद्र में नहीं गिरा था, बल्कि पुर्तगालियों का षड्यंत्र कर दिए थे, यानी पुर्तगालियों का वो षड्यंत्र का शिकार हो गया था। ठीक है, यानी पुर्तगाली उसको ढकेल कर समुद्र में डुबा दिए थे। कुछ इतिहासकार यहाँ तक भी कहते हैं। चलिए, तो यहाँ से गवर्नर जनरल समाप्त हो जाता है। यहाँ से नीनो डी कुन्हा 1529 से लेकर 1538 तक रहता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज 3 गवर्नर के बारे में पढ़े हैं। पहला है फ्रांसिस्को द अल्मोडा, दूसरा है अल्फांसो द अल्बुकर्क, और तीसरा है नीनो डी कुन्हा। तीनों के बारे में हम डिटेल से समझा दिए हैं। एक और बात, ये पुर्तगाली यानी जो यूरोपीय कंपनी का आगमन में सबसे पहला है पुर्तगालियों का आगमन। जो पुर्तगाली आते हैं और इसमें बहुत सारे गवर्नर बनते हैं, और इस पर जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसको पॉइंट बाई पॉइंट मैं कल करा दूंगा। ठीक है, तीनों गवर्नर जनरल के बारे में या फिर पुर्तगालियों के बारे में जो जो मेन पॉइंट बनता है उसको मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर करवा दूंगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था पुर्तगालियों का भारत में योगदान। पुर्तगालियों का भारत में योगदान। पुर्तगालियों का भारत में योगदान, तो इसमें पहला पॉइंट है प्रिंटिंग प्रेस। इसको ध्यान में रखिएगा।
प्रिंटिंग प्रेस। पहला है प्रिंटिंग प्रेस, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस आज भी हमारा जो है वो किसका योगदान है? पुर्तगालियों का है, ठीक है। दूसरा है कृषि फसल, कृषि फसल, और कृषि फसल में आप लोग देख लीजिएगा, पहला है तंबाकू, तंबाकू, दूसरा है लाल मिर्च, तंबाकू हो गया, लाल मिर्च हो गया, फिर आलू हो गया, अनानास, काजू, पपीता, मूंगफली, ईटीसी, ये पुर्तगालियों का देना है। यानी कृषि फसल में देख लीजिएगा, तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, अनानास, काजू, पपीता, मूंगफली, और भी छोटे छोटे चीजें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें से लाल मिर्च के बारे में आप लोग जानते होंगे, सबके बारे में आप लोग जानते होंगे, सब चीज तो अच्छे दिए, लेकिन ये तंबाकू खैर थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं, तंबाकू दिए जो आज भी बहुत सारे प्रचलित है हमारे यहाँ, ठीक है। तो पुर्तगालियों का कृषि फसल में हमारे यहाँ ये योगदान है। और एक और देख लीजिएगा, मक्का भी है, अभी याद आया, ठीक है। एक मक्का भी किसका देन है? पुर्तगालियों का देन है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, कृषि फसल में क्या क्या योगदान है। खैर ये क्वेश्चंस बहुत बार ये सीटेट में पूछा हुआ है, जो टीचर वाला एग्जाम होता है इसमें बहुत बार ये पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला, ये गोथिक स्थापत्य कला है, ये पुर्तगालियों का देन है। गोथिक स्थापत्य में ये होता है नुकीला मेहराब, नुकीला मेहराब। आप लोग इसे देख सकते हैं, ऐसे 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 रहता है, ये जो बनाया हुआ रहता है ना ऊपर, उसमें ऐसा ऐसा होता है, इसको मेहराब बोलते हैं। ये नुकीला है, इस तरह से इसका नाम पड़ गया नुकीला मेहराब। तो ये भी स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक स्थापत्य कला, ये पुर्तगालियों का देन है। दूसरा है जहाज निर्माण, जहाज निर्माण, और तीसरा है यांत्रिक घड़ी, यांत्रिक घड़ी, यानी जहाज निर्माण और यांत्रिक घड़ी, ये भी किसकी देन है? तो ये भी पुर्तगालियों का देन है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यानी पुर्तगालियों का भारत में योगदान, इतने चीजें, प्रिंटिंग प्रेस हो गया पहला, दूसरा कृषि फसल में तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, अनानास, काजू, पपीता, मक्का, मूंगफली इत्यादि, ये सब है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला यानी होता है नुकीला मेहराब, ये बताए हुए हैं कि ऐसे 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 होता है, आप लोग देखे होंगे बिल्डिंग उल्डिंग पर ऐसा बना होता है। और दूसरा है जहाज निर्माण, जो जहाज का निर्माण किया जाता है वो, और तीसरा है यांत्रिक घड़ी, यांत्रिक घड़ी भी किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। तो पुर्तगाली से इतना क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे भी संभावना बनती है कि इससे मतलब एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आखिरी पॉइंट हमारा था पुर्तगालियों के पतन के कारण, पुर्तगालियों के पतन के कारण। देखिए, पुर्तगालियों के पतन के कारण सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इनका पतन का कारण क्या था। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भारत वाला क्षेत्र हो गया, ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र हो गया। ये तो पहली बात आप लोग पढ़ चुके हैं, कार्टेज आर्मेडा काफिला, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। कार्टेज आर्मेडा काफिला, जिसमें था कार्टेज का मतलब था क्या था? परमिट था, आर्मेडा का मतलब फोर्स था, और कार्टेज आर्मेडा काफिला, काफिला का मतलब क्या था? सैनिकों का जहाज था। तो इस पर क्या किए थे पुर्तगाली? पूरी तरीका से इस हिंद महासागर क्षेत्र पर अपना एकाधिकार जमा लिए थे, जिससे उनके बहुत सारे दुश्मन पैदा हुए, ठीक है।
पहली बात यह है कि हिंद महासागर के क्षेत्र पर एकाधिकार, यानी कोई भी व्यापारी यहाँ से व्यापार करने आएगा तो अपनी सैनिक लेकर नहीं आ सकता है, उसको सैनिक कौन प्रोवाइड करेंगे, तो पुर्तगाली प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, जो भी आप व्यापार कीजिएगा उसमें से दो चीजों का आप लोग का व्यापार नहीं करना है, पहली काली मिर्च और दूसरी क्या थी, गोला बारूद, यानी काली मिर्च और गोला बारूद। काली मिर्च और गोला बारूद, यानी काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार सिर्फ कौन करेंगे, पुर्तगाली करेंगे, बाकी को अन्य देशों का इसकी इजाजत नहीं थी। तो इससे क्या होते हैं कि बहुत सारे व्यापारी यानी बहुत सारे देश पुर्तगालियों से क्या होते हैं, नाराज होते हैं, यानी पुर्तगालियों के पतन में ये भी एक कारण बनता है। ठीक है, कार्टेज आर्मेडा काफिला। कार्टेज आर्मेडा काफिला, ये पुर्तगालियों के पतन के कारण में ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है भारतीय स्त्रियों से विवाह, यानी भारतीय स्त्रियों से वे जबरदस्ती अपने सैनिकों का विवाह करवाते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, भारत के लोग उससे नाराज होंगे या नहीं होंगे, एकदम नाराज होंगे, क्योंकि उसका यानी ये कौन लाया था, ये अल्फांसो द अल्बुकर्क, यानी उसका कहना ही था कि पूरे भारत को हम क्या करेंगे, ईसाई में तब्दील कर देंगे। साथ में वो मुसलमानों से भी नफरत करता था, तो मुसलमान तो ये लोग से ऐसे ही नाराज रहेंगे, तो ये भी एक कारण बनता है। ठीक है, यानी मुसलमानों का धर्मांतरण, यानी बहुत सारे मुसलमानों को ईसाई में कन्वर्ट करना चाहता था। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, जबरदस्ती है वो, ये भी एक कारण माना जाता है। तीसरी बात, मराठों का भी उदय हो चुका था। ठीक है, मराठों का उदय हो गया था, यानी मराठों भी अब शक्तिशाली हो गए थे। मराठी भी क्या हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे। दूसरी बात, गुजरात, यानी गुजरात के भी बहुत सारे व्यापारी थे जो यानी पुर्तगालियों से क्या रहते थे, बहुत खफा रहते थे, क्योंकि होता क्या था कि सभी व्यापारों पर यानी जितनी भी वस्तु थी, सब वस्तुओं पर पुर्तगाली क्या किए थे, एक छत्र कर लिए थे, यानी अपना एक छत्र अधिकार कर लिए थे। जो भी व्यापार होगा सब मैं करूंगा, जितने भी मसाले हैं, यानी काली मिर्च हो गए और भी बहुत सारे चीजें हो गए, वो सब छोड़कर ही दूसरों को मतलब व्यापार करने की इजाजत थी, बाकी सब कौन करते थे, पुर्तगाली किया करते थे। तो ये हमारे बहुत सारे पॉइंट है, यानी पुर्तगालियों के पतन के कारण में, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कार्टेज आर्मेडा काफिला, भारतीय स्त्रियों से विवाह, ये भी एक नीति थी पुर्तगालियों की जो सफल नहीं हुई और उनके पतन में एक कारण बना। मुसलमानों का धर्मांतरण, ये भी एक कारण है। मराठों का उदय और गुजरात के शासक का रुष्ट होना, ये भी एक क्या है, कारण होता है पुर्तगालियों का पतन में। ठीक है, तो हम लोग आज इतने टॉपिक देखें, पुर्तगाली यहाँ से समाप्त होता है। और पुर्तगालियों से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं और मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, हम इस पर कल डिस्कस करेंगे। और जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग को यहाँ से यहाँ तक मैं कल क्या करूंगा, सब का सब मैं यहाँ से बता दूंगा। ठीक है, और आप लोग इसको दोबारा रिविजन कीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।